Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. देखिए, आज की दुनिया में अगर कोई एक जगह है जहां की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है तो वो है मिडिल ईस्ट। यहां होने वाला कोई भी तनाव सिर्फ एक लोकल झगड़ा नहीं होता। नहीं, इसका सीधा असर दुनिया की पॉलिटिक्स, उसकी अर्थव्यवस्था और हम सबकी ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। और जब बात ईरान से जुड़े किसी जंग की हो ना, तो समझिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की सांसें थम जाती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, मान लीजिए कल जंग के बादल घिराते हैं, तो भारत, जो दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति है, वो कहाँ खड़ा होगा? किसका साथ देगा? क्या वो अपने पुराने साथी ईरान का समर्थन करेगा, या फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ जाएगा जिनके साथ उसके रिश्ते लगातार और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं, या फिर भारत इन सब से अलग कोई तीसरा ही रास्ता चुनेगा? सच कहूं तो इस एक सवाल का जवाब भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी और सबसे जटिल पहेली है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और ये समझते हैं कि आखिर क्यों मिडिल ईस्ट हमेशा से ही ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे नाजुक और विस्फोटक हिस्सा रहा है। यहां पर तनाव कभी खत्म ही नहीं होता। देखिए, एक तरफ तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दशकों से एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद चल रहा है, और यह विवाद एक ऐसी तलवार है जो हमेशा एक बड़े टकराव की वजह बन सकती है। और दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में अपना दबदबा कायम करने की एक होड़ सी मची हुई है। ये होड़ प्रॉक्सी वॉर्स को जन्म देती है, मतलब ऐसी लड़ाइयां जो किसी और की जमीन पर लड़ी जाती हैं और जो इस पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना देती हैं। और हां, इन सब के केंद्र में है ईरान और अमेरिका के बीच का दशकों पुराना तनाव। इनके रिश्ते इतने ज्यादा नाजुक हैं कि कई बार तो दुनिया को लगा कि बस अब जंग होकर ही रहेगी। और अगर इन दोनों के बीच कभी सीधी टक्कर हो गई तो यकीन मानिए इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लेकिन मिडिल ईस्ट की रणनीतिक अहमियत की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? वो है तेल। दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो इंजन है ना, वो इसी तेल से चलता है, और उस इंजन की चाबी इसी इलाके के पास है। और इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम किरदार है वो है होर्मुज जलडमरू मध्य, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही संकरा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया का लगभग 20% से भी ज्यादा तेल का व्यापार समंदर के रास्ते इसी एक पतली सी गली से होकर गुजरता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक रास्ता जिस पर पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी टिकी हुई है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर यहां कोई जंग छिड़ जाए या किसी वजह से ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगे, दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, और भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर तो बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। तो चलिए अब आते हैं भारत पर। भारत के लिए ईरान सिर्फ एक तेल बेचने वाला देश नहीं है। हाँ, एक समय था जब भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा ईरान से ही खरीदता था, और भले ही अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से इसमें कमी आई हो, लेकिन आज भी ईरान भारत के लिए एक बेहद जरूरी एनर्जी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा सबूत है चाबहार पोर्ट। सच कहूं तो ये भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है। इस बंदरगाह के जरिए भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बाजारों तक अपनी पहुंच बना सकता है। तो आप समझ रहे हैं, ईरान के साथ अच्छे रिश्ते भारत के लिए सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए भी बेहद जरूरी हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं आता है। एक तरफ जहां ईरान है, तो वहीं सिक्के के दूसरे पहलू पर भारत के उतने ही मजबूत रिश्ते पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल के साथ भी हैं। देखिए, अमेरिका आज भारत का एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, व्यापार और इंडो पैसिफिक रणनीति पर बहुत गहरा सहयोग है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल, वो भारत को सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी देने वाले देशों में से एक है। तो भारत एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं और उसे दोनों को ही संभालना है। तो सवाल फिर घूम फिरकर वहीं आ जाता है, जब एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल, तो ऐसे में भारत आखिर करेगा क्या? वो किस रास्ते पर चलेगा? इस सवाल का जवाब भारत की फॉरेन पॉलिसी के उस मूल सिद्धांत में छिपा है जिसे भारत ने दशकों से अपनाया हुआ है। एक ऐसी रणनीति जो उसे किसी भी एक खेमे में जाने से रोकती है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत किसी एक देश या गुट का पिछलग्गू नहीं बनेगा। वो हर फैसले को सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों के तराजू पर तौलेगा। तो भारत की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे, किसी भी टकराव की जगह बातचीत से मसले को हल करे और इन सबसे ऊपर अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हितों को हमेशा सबसे पहले रखे। तो चलिए अब आते हैं उस आखिरी सवाल पर जिसके लिए हम यहाँ हैं। अगर मिडिल ईस्ट में सच में जंग छिड़ जाती है तो भारत पर इसका क्या असर होगा और भारत असल में क्या कदम उठाएगा? सबसे पहले तो असर की बात करते हैं। जाहिर है तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। मिडिल ईस्ट में काम करने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगी और ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। ऐसी हालत में भारत का एक्शन प्लान क्या होगा? देखिए, ये बहुत साफ है। सबसे पहले भारत दोनों पक्षों से शांति और डिप्लोमेसी की अपील करेगा। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी मिडिल ईस्ट में फंसे अपने लाखों नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकालना। तीसरा, वो फॉरेन एनर्जी के दूसरे सोर्स ढूंढने और उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। और चौथा और सबसे जरूरी, भारत किसी भी एक पक्ष का खुला समर्थन करने से बचेगा, वो बीच का रास्ता अपनाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच जंग होती है तो भारत की रणनीति हमेशा की तरह संतुलित और व्यवहारिक ही रहेगी। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होगा अपने लोगों की सुरक्षा, अपने एनर्जी सप्लाई को बनाए रखना और वैश्विक शांति का समर्थन करना। और जानते हैं, यही वो वजह है कि भारत की विदेश नीति को अक्सर बैलेंस ऑफ पावर डिप्लोमेसी कहा जाता है। एक ऐसी कूटनीति जो शक्ति का संतुलन बनाए रखती है, क्योंकि भारत ये बात अच्छी तरह जानता है कि इस अस्थिर दुनिया में शांति और स्थिरता ही उसके राष्ट्रीय हितों की सबसे बड़ी गारंटी है। Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government